क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट वाले चैनल करेक्ट स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 4 नवंबर का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाके आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाके सर्च भी कर सकते हो करेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस नाम से। ठीक, 9650347272 पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारे यूपीएससी और यूपीपीएससी, ठीक है, दोनों के जो पेड कोर्सेज हैं उनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए टू जेड बिल्कुल विस्तार से डिटेल के साथ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ समझाऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा जनरल स्टडीज़ से, इकोनॉमी से भी है, एनवायरनमेंट से भी संबंधित है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से है। देखिए, जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है, बताइए इसका प्रेसिडेंट चेयरपर्सन कौन होता है? ठीक है, तो इसने अभी अप्रूव कर दिया है, सीसीईए ने मैकेनिज्म, ठीक, एक मैकेनिज्म कि किस प्रकार से एथनॉल का प्रोक्योरमेंट यानी खरीदारी करेंगे पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। भैया ये कौन कौन सी हैं? इंडियन ऑयल, ठीक, भारत पेट्रोलियम, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। किस प्रकार से एथनॉल बनाने वाली शुगर इंडस्ट्रीज जो भी हैं उनसे किस प्रकार से खरीदेंगे, और तभी तो ब्लेंडिंग हो पाएगी ना। तो एथलॉन जो है, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ये मिल पाएगा आपको। ठीक, कौन किन से मिलेगा? इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, भारत पेट्रोलियम के। तो ये किस प्रकार खरीदेंगे, इसके लिए जो मैकेनिज्म होने वाला है उसको अभी सीसीईए ने अप्रूव कर दिया है। ठीक, क्लियर, पूरी बात समझ में आ गई? तो ये क्या क्यों आया है न्यूज़ में, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में समझ लेते हैं। अब देखो, ये जो पैराग्राफ है आपका ये वाला, इसमें तो भाई साहब 4 पॉइंट दे दिए हैं। जब भी कभी मान लीजिए एथनॉल से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। एक क्या है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन को कम करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे पास है, विदेशी मुद्रा भंडार, उसको भी प्रिजर्व रखता है, क्योंकि हमें फिर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। ठीक, साथ ही साथ जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं उनका वैल्यू एडिशन भी बढ़ाते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज का क्या है, अभी खाली तो गन्ने से जो है शुगर बनाई वो बेच दिया, साथ ही साथ एथनॉल भी बनाएंगे तो उनका एक वैल्यू एडिशन हो रहा है, एक और जो है आमदनी का सोर्स बन रहा है। और इससे क्या होगा, चौथा पॉइंट इसी में, जो फार्मर्स हैं, जो गन्ना किसान हैं, उनके कई बार क्या होता है, एक तो देखो लंबी खेती होती है इसकी, लंबे ड्यूरेशन की, तो जो उनके पैसे अगर उनको देरी से मिलते हैं तो बहुत दिक्कत होती है गन्ना किसानों को। तो और जब शुगर इंडस्ट्रीज के पास पैसे एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उनकी होगी, तो वो आसानी से जो बकाया पैसे हैं वो भी जल्दी टाइमली जो है गन्ना किसानों को दे पाएंगे। ठीक, तो ये 4 पॉइंट सीधे सीधे हो गए। लॉन्च भैया किस मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने किया था 2003 में। ठीक, और इसका टारगेट 2022 तक था एथनॉल ब्लेंडिंग का। एथनॉल बना लिया, अब उसको ब्लेंड भी तो करोगे ना, ठीक है, पेट्रोल के साथ में। तो इसका टारगेट था 10% 2022 तक, और 20% था 2030 तक, जिसको नीति आयोग की एक रिपोर्ट के बाद 2025 कर दिया। यानी कि 2025 तक एथनॉल ब्लेंडिंग जो है वो 20% तक हमें बढ़ानी है। ठीक, ये टारगेट्स जो है इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इशू संबंधित है। इला रमेश भट्ट, क्या लेडी थी, क्या मतलब अभी इनका देहांत हो गया है। क्या जबरदस्त जीवन है, मतलब आप लोग कहते हैं ना कि एक आदमी क्या कर सकता है, एक औरत क्या कर सकती है। देखिए इस वाले पूरे आर्टिकल में आप समझना क्या क्या इन्होंने किया। ठीक, इला रमेश भट्ट, ये जो है इनको प्यार से इला बैन भी बोला जाता था। ये गांधीयन फिलॉसफी पे चलती थी। ठीक, गांधी फिलॉसफी क्या होता है? अहिंसा, ठीक, ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, ठीक है, ट्रस्टीशिप, वो वाली चीज़ें जो है इन पे विश्वास रखती थी। इन्होंने व्यूमन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम किए, सब जिसमें सबसे प्रबल जो है वो ये है सेवा, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड व्यूमेन एसोसिएशन की जो है ये फाउंडर थी। ठीक, अब समझिए, यहाँ पर इनको जेंटल रिवोल्यूशनरी भी बोला जाता था, सौम्य क्रांतिकारी भी बोला जाता था। उन्होंने लाखों विमेन की जो है जिंदगियां बदल के रख दी, बढ़िया कर दिया। उन्होंने माइक्रो लोन्स दिए, ठीक है ना, माइक्रो लोन्स होता है मतलब कम जो है महिलाओं को जरूरत होती है, किसी को जो है कि हर कोई थोड़ा ना ये जिसको लाखों करोड़ों रुपए लेना है तो वहीं सिर्फ लोन उन्हीं की दरकार है। कई लोग को 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए,
तो 5 दशक तक इन्होंने माइक्रो लोन दिया भाई साहब, ठीक है। और फाउंडर सेवा की हैं, 1972 में इन्होंने फाउंड किया था इसको। और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी है समिति है, जो कि वीमेन के बेहतरी के लिए काम करता है। भारत में ही नहीं, नेबरिंग नेशंस में भी करता है, भारत के 18 राज्यों में है ये, ठीक। इसके बाद एक जो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, महात्मा गांधी और अनसुईया साराभाई ने एक टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था मजूर महाजन संघ। क्या नाम था? मजूर महाजन संघ। एक टेक्सटाइल कपड़ा बनाने वाले लेबर जो श्रमिक हैं उनका एक एसोसिएशन था। इसको अनुसुईया साराभाई और महात्मा गांधी जी ने फाउंड किया था, ठीक। तो इला बहन जी ने इसका जो विमेन विंग था मजूर महाजन संघ का, उसको भी हेड किया, महिलाओं के लिए बड़ा काम किया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद आप देखो, शी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द साबरमती आश्रम मेमोरियल एंड प्रिजर्वेशन ट्रस्ट, ठीक। इन्होंने वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग भी को फाउंड करी थी, ठीक। विमेन वर्ल्ड बैंकिंग जो है ये ग्लोबल नेटवर्क है, पूरे वैश्विक लेवल पे माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल नेटवर्क है, और इसकी ये चेयरपर्सन भी रही 1984 से लेकर 88 तक। इसके बाद सुनो, अभी मतलब कितना लंबा देखिए इनका कैरियर है, कहाँ कहाँ विभिन्न क्षेत्रों में। ये राज्यसभा में नॉमिनेट होके भी आई थी। कितने लोग राज्यसभा में नॉमिनेशन हो सकते हैं और नॉमिनेट कौन करता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। ये प्लानिंग कमीशन की मेंबर रही थी, ये एडवाइजर भी रही थी वर्ल्ड बैंक के कई, ठीक है, जैसे मतलब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से एक वर्ल्ड बैंक भी था। इन्होंने एक संस्था है, ग्रुप ऑफ वर्ल्ड लीडर्स है एल्डर्स नाम से, जिसको कि नेल्सन मंडेला जी ने फाउंड किया था, उसको भी ज्वाइन किया था। और इस एल्डर्स का काम था ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार और शांति को प्रमोट करना, ठीक, 2007 में। साथ ही साथ अब देखो और अवार्ड कई सारे मिले हैं, कुछ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पद्म भूषण को मिला, भारत रत्न होता है सबसे ऊपर, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण जो इनको मिला, और फिर पद्मश्री होता है। कई बार ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ऊपर से नीचे तक है, ठीक। तो पद्म भूषण को मिला, रैमन मैग्सेसे इनको मिला, ठीक। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल प्राइज फॉर पीस, ये सारे अवार्ड कई अवार्डों में से ये वाले भी मिले। ईला नाम क्या है? ईला बैन ईला रमेश भट्ट, ठीक। इनका देहांत हो गया अभी। अगला टॉपिक है दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। देखो ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, वहाँ पे होलोंगी नाम से एक एयरपोर्ट था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रीन फील्ड यानी कि स्क्रैच से नया जो है ये एयरपोर्ट बनवाया था, ठीक। अब इसका नाम बदलकर डोनी पोलो एयरपोर्ट हो गया। डोनी जो है अरुणाचल प्रदेश का जो कल्चर है उसमें सन को बोला जाता है यानी सूरज को, पोलो जो है वो मून को बोला जाता है यानी कि चांद को। तो सन और मून या फिर सूरज और चांद नाम से अब ये हो गया। ये इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है, याद भी रहे। और जनवरी 2019 में ग्रीन फील्ड के लिए अप्रूवल दिया गया था और इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग ने इसमें हेल्प करी थी इसको बनाने में। 2300 मीटर का रनवे है। अरुणाचल प्रदेश का जो है ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें बड़े बिग एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकते हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा लंबा हाईवे भी रनवे चाहिए होता है। ग्रीन फील्ड मैंने बताया कि स्क्रैच से नई जगह पे बिल्कुल जो है बनाया गया है ये, ठीक है, बिल्कुल जो है स्क्रैच से। और ये अरुणाचल प्रदेश का तीसरा एयरपोर्ट है और कैपिटल सिटी में ईटानगर में अकेला, ठीक। इससे पहले पासीघाट और तेजू एयरपोर्ट ऑलरेडी हैं अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ईटानगर, उसमें सिर्फ अकेला जो एयरपोर्ट है वो होलोंगी, जिसका नाम अब डोनी पोलो हो गया है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम से। जो राज्यों की कैपिटल होती है ना, राजधानी, उनको जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए जो स्कीम है कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम, उसके अंतर्गत बनाया गया था। पूरे उत्तर पूर्वी भारत में ये 16वां एयरपोर्ट है डोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। सन और मून से संबंधित ये नाम है। अगला टॉपिक जो है हमारा, देखिए डीआरडीओ ने एक सफल अभी टेस्ट किया है किसका? AD-1 मिसाइल का। AD-1 मिसाइल क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है, ठीक। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? मैंने आपको कई बार बताया है कि सतह से सतह मार करने वाली, ये ऐसे ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में और फिर नीचे आके मार करती है, ठीक है। क्रूज मिसाइल जो है सतह के साथ साथ पैरेलली चलती है। तो जो इस तरीके की मिसाइलें हैं, मान लीजिए चाइना के पास है, इसीलिए ये बनाए गए हैं ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर भारत में
चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उसको हवा में, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से उड़ा, ठीक है, भारत की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से हमारा ये AD-1 उड़ेगा और इसको जो है हवा में ही, एटमॉस्फेयर में ही निशानाबूद कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक, यही होता है इंटरसेप्ट करना, हस्तक्षेप करना। ठीक, मिसाइल को जो है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ही ख़त्म कर देना। तो AD-1 मिसाइल ये बनाया गया है। अभी इसका सफल प्रशिक्षण यहाँ पे किया गया है, परीक्षण अभी किया गया। कहाँ पे ये टेस्ट किया गया भाई साहब? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि ओडिशा के तट पे है। ठीक, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है। एक्सो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बाहर, और एंडो एटमॉस्फेयर वायुमंडल के अंदर, दोनों ही जगह पे ये कोई मिसाइल आ रही हो भारत की तरफ हमला करने के लिए, या फिर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा हो, दोनों को ही जो है हवा में उड़ा देता है ये। और इंडिजीनियसली डेवलप्ड यहाँ पे एडवांस कंट्रोल सिस्टम है। वेरी हाई स्पीड पे जो चलते हैं उनको भी मारने में मदद करने के लिए रडार भी हैं, और लार्ज एरिया को प्रोटेक्ट करके रखता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये बनाना चालू किए थे DRDO ने 2000, चाइना और पाकिस्तान के पास जो एरिया, मतलब एसेट्स हैं, उनको निशानाबूद करने के लिए। फेज़ 1 जो है 2010 में ख़त्म हो गया था। ठीक, पृथ्वी मिसाइल जो है वो ये काम करता है एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का। सेकंड फेज़ में जो ये बनाया जा रहा है ना AD-1, ये वैसा ही है जैसा कि US का THAAD मिसाइल है। और ये UPSC ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी था, क्योंकि उस समय नॉर्थ कोरिया, और अभी भी देखे कल परसों में जो है नॉर्थ कोरिया ने कई सारी मिसाइलें दागी थी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, तो USA ने साउथ कोरिया को THAAD मिसाइलें दे रखी हैं। THAAD मिसाइलें क्या है? थिएटर हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। यानी नॉर्थ कोरिया जो है मिसाइल दागे अगर साउथ कोरिया की तरफ, तो हवा में ही मार दे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, THAAD क्या है? तो USA की ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ जो है ये AD-1 भी जो भारत ने बनाया है। AD-2 जो होगा वो इसके कैपेबल होगा कि भैया ये मिसाइल को जो और भी हाइयर रेंजेस के उनको भी निशानाबूद कर दिया जाएगा, और ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। ठीक, याद हो गई ना सारी चीज़ें? ठीक, एक बार आपको ये PDF भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो वीडियो दोबारा देख के, मतलब दोनों तरीके से रिवीजन आप कर सकते हो। वीडियो देख के रिवीजन कर लो, PDF पढ़ लो। पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और जहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल रही हो प्रीलिम्स मेंस, वहाँ से आपको आसानी से वहीं से करो। ज़्यादा जगह भागोगे तो दिक्कत होती है। ठीक है, गेंडा, राइनोसोरस, अभी एक स्टडी हुई है ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा, ये पीपल एंड नेचर, ठीक, इसमें पब्लिश करी गई थी। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो हॉर्न है ना, इसका जो सींग है गेंडे की, वो हंटिंग वंटिंग करने की वजह से कई सारे दशकों से, सेंचुरीज से, शताब्दियों में देखा गया है फोटो में अलग अलग, कि ये छोटा होता जा रहा है, साइज इसका छोटा होता जा रहा है। ठीक, मे हैव बिकम स्मॉलर ओवर टाइम फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ हंटिंग। और ऐसा सिर्फ गेंडे में ही नहीं देखा गया, जो अभी ये स्टडी में दिया गया, इससे पहले जो एलिफेंट हैं, जो टस्कर हैं, उनकी जो दांत होते हैं, हाथी के दांत, वो भी छोटे होते जा रहे हैं। जो जंगली भेड़ हैं, उनकी सींगें भी छोटी होती आ रही, वो मतलब उसमें भी ये देखा गया, जैसा कि यहाँ पे राइनोसोरस के बारे में देखा गया है। 5 स्पेसीज हैं अभी राइनोसोरस की जो जिंदा हैं। ठीक है, इनको ज़्यादातर उनके हॉर्न्स के लिए मारा जाता है। हॉर्न्स की में क्या एक्चुअली ये है क्या, सींग है क्या? जो बाल है ना, बाल होते हैं हमारे, कैरेटिन प्रोटीन होता है उसमें, कैरेटिन। ठीक, वही प्रोटीन है ये बाल के, मतलब एक सॉलिड वो निकल जाता है यहाँ पर। ठीक, तो हॉर्न की तरह इसको हम देखते हैं। और इसका उपयोग चाइनीज़ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें कहा जाता है कि भैया सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगी, और कई सारे मेडिसिन की तरीके से यूज़ है, तो वहाँ पे बहुत तगड़ा इसका मार्केट है। तो इसलिए जो है हंट करके जो लोग इसको पोचिंग करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, बाकी इनके मरने का, इनका जो हंटिंग एक कारण है बड़ा, कि राइनो जो है दिक्कत में इनके हॉर्न्स, और इसके बाद जो है हैबिटेट लॉस, इनकी रहने की जगहें ख़त्म करी जा रही हैं। और जो रेट ऑफ डिक्लाइन है हॉर्न का, ये सबसे ज़्यादा किस स्पेशीज़ में है राइनोसोरस की? सुमात्रन जो राइनो है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है, ठीक, गंभीर रूप से विलुप्त प्राय है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है ये लेंथ घटती जा रही है, रिड्यूस हो रही है। और सबसे कम तेज़ी से किस में घट रही है? वाइट राइनो, जो अफ्रीका का है। अभी कितने प्रकार के स्पेशीज हैं सब बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखो ये चीज़ें एलिफेंट में और वाइल्ड शीप में भी देखा गया है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ये इंडियन राइनो भी बोला जाता है, ये सबसे बड़ी प्रजाति होती है गेंडों की। ठीक, भारतीय गेंडा सबसे बड़ा है, सारे जितने भी गेंडे हैं पूरी दुनिया में, उसमें सबसे बड़ा गेंडा कौन है? भारतीय। ठीक है,
तो ये चीज़ है, इसका एक सिंगल ब्लैक हॉर्न होता है और ग्रे ब्राउन हाइड होता है, मतलब चमड़ी होती है इसकी। ठीक, 5 जो स्पेशीज़ हैं, वाइट राइनो, ब्लैक राइनो अफ्रीका में पाया जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्टर्न साउदर्न। जवान राइनो कहाँ पे, ये इंडोनेशिया में। सुंडा राइनो बोलते हैं, लेसर वन हॉर्न राइनो बोला जाता है। सुमात्रा राइनो, ये भी आपका इंडोनेशिया में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो कहाँ पर है, इंडिया में। तो 5 ये हो गई। ठीक, ब्लैक, वाइट, जवान, सुमात्रा और इंडियन। ठीक, जवान, सुमात्रा, ब्लैक, वाइट, इंडियन। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ब्लैक वाइट अफ्रीका, जवान सुमात्रा जो इंडोनेशिया, और इंडियन तो हो ही गया। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो है ये चरते हैं, मतलब ग्रेजर्स होते हैं। ठीक, जब जमीन पे ग्रेजिंग नहीं करते ये, तो पानी में अपने आप को डुबाए रखते हैं, एक्वाटिक प्लांट चढ़ने लगते हैं, वहाँ पे खाते हैं। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, आसाम में पाए जाते हैं। ठीक है, IUCN रेटिंग देखें ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की, तो ये वनरेबल है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा है, सुमात्रन राइनो है, ध्यान रखना। ठीक, साइट्स में मतलब आपका जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है उनकी ट्रेडिंग के लिए जो एक संस्था है जो देखरेख करती है, वो उसमें ये अपेंडिक्स 1 का है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है इसको। अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है, उसमें भी शेड्यूल 1 का जानवर है, उसमें भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड करी गई है। ठीक, अगला टॉपिक, पेडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। अब देखो, एक सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक है हैदराबाद में। ये इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे लोकेटेड हैं ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ ये UPSC, UPPCS और स्टेट PC एग्जामिनेशन जो है इंस्टीट्यूशन की लोकेशन मैच इन द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में। ठीक, तो ये हैदराबाद में सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। तो ये इसने एक इनिशिएट किया है, CDFD ने, हैदराबाद ने। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है कि जेनेटिक म्यूटेशन जो हो रहे हैं, ठीक, बच्चों में जेनेटिक म्यूटेशन जो हो रहे हैं उनको देखने के लिए कि भैया कि ये दुर्लभ जो बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, पेडियाट्रिक यानी कि बाल चिकित्सा, दुर्लभ अनुवंशिक जेनेटिक यानी कि विकार यानी डिसऑर्डर्स, तो इसके कारण क्या है इनको जानने के लिए CDFD हैदराबाद एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कर रहा है जेनेटिक म्यूटेशन को समझने के लिए। पैन इंडिया का इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो आता है, उसके साथ उसके द्वारा ये फंडेड है प्रोग्राम। और इसमें मेडिकल कॉलेजेस में, DBT के अपनी डायग्नोस्टिक सेंटर्स में यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो मतलब विरासत में मिल जाती हैं, ठीक, पेरेंट्स से बच्चों में चली जाती हैं, इस तरीके से समझ सकते हो आप। तो उसको एनालाइज करेंगे कि भैया ये बच्चों को क्यों हो रही हैं ये दुर्लभ अनुवांशिक विकार यानी कि डिसऑर्डर्स। ठीक, तो उनको चेक किया जाएगा। और इसमें कई सारे थ्रोपुट, होल एक्सोम, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या म्यूटेशन है, कारण क्या है, ये सब जानने की ज़रूरत है। ठीक, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न है ये रेयर जेनेटिक डिजीजेस, और पूरी दुनिया में 35 करोड़ जनता जो है इससे प्रभावित है, जिसमें से 7 करोड़ जो है भारतीय जो है इससे प्रभावित हैं। ठीक है, और साउथ एशिया में काफ़ी कॉमन है ये वाली रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लेकिन अंडर एस्टिमेटेड हैं। ठीक है, ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं है। 95% जो रेयर जेनेटिक डिजीज होते हैं उनके लिए कोई एक ड्रग वाला ट्रीटमेंट नहीं है, और 30% जो चिल्ड्रन हैं जो रेयर जेनेटिक डिजीज से जो बेचारे पीड़ित हो जाते हैं वो अपना 5 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि सिग्निफिकेंस बताते हैं कि अली इसको जानना कि भैया पेडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं। कौन सा जो है इंस्टीट्यूट यहाँ पे कर रहा है, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक हैदराबाद, DBT, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, जोजिला डे, ठीक है, जोजिला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा। जोजिला पास और फोर्टू पास, फोर्टू पास या फिर फोर्टू ला मतलब पास होता है। ठीक, दर्रा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पे जो जोजिला डे अभी मनाया गया 1 नवंबर को, द्रास सेक्टर के पास में जोजिला वॉर मेमोरियल है वहाँ पर। ठीक, एक ऑपरेशन बाइसन हुआ था, तो आपको पता है, याद होगा 1947 के बाद क्या है कि विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का। उसके बाद 1948 में पाकिस्तानी जो है कबाइलों ने हमला कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर पे, तो ऑपरेशन बाइसन चलाया गया था। बाइसन एक प्रकार का जो है भैंसा होता है, ठीक है, तो ऑपरेशन बाइसन चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पे अपना बहादुरी का उदाहरण दिया था, और पाकिस्तानी रेगुलर इन्फिल्ट्रेटर्स जो है उनको खदेड़ दिया था, और वापस से जोजिला पास को कैप्चर कर लिया था। जोजिला पास जो है ना,
अगर आप देखो तो श्रीनगर और लेह जो लद्दाख है, ठीक है, लेह लद्दाख, तो इसके बीच में पास पड़ता है जोजिला पास, ठीक है। जोजिला पास या फिर दर्रा, दर्रा क्या है, देखो पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच में जो ये नीचे वाला एरिया होता है ना, ठीक, यहाँ से जान पार करना आसान है। कोई ये थोड़ी ना करेगा कि पहले चढ़ाई करेगा फिर पहाड़ों से नीचे उतरेगा। जो ये वैली बनी हुई है, जो दर्रे हैं, यहाँ से आना जाना आसान होता है। तो ये जोजिला पास है, तो यहीं से रोड भी बनाई गई है श्रीनगर टू ले, इस पे जोजिला पास है। ये सेकंड हाईएस्ट मतलब एल्टीट्यूड पे ये पास है। इसके ऊपर फिर फोटूला पास है, ठीक, फोटूला वो सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद जो है आपका जोजिला पास है। जोजिला पास पे ये ऑपरेशन बाइसन के अंतर्गत 1948 में इंडियन आर्मी ने वापस जोजिला पास को कैप्चर कर लिया गया था। और ये महत्वपूर्ण इसलिए बहुत ज़्यादा है ये वाला ऑपरेशन बाइसन, क्योंकि उसमें पहली बार इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे टैंक्स का उपयोग किया गया था, ठीक, टैंक से जो है खदेड़ा गया था इन लोगों को, ठीक। और उसको ये पास जो है बंद रहता है सर्दियों में। और बीकन फोर्स यूनिट जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि इसको क्लियर रखें और मेंटेन करें आपका ये सर्दियों में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। एमिशन गैप रिपोर्ट बड़ी अजीब सी बात बता रही है यहाँ पर, ठीक, जो कि अब काफ़ी कॉमन हो गई है। वो ये कह रही है कि भैया पेरिस, ठीक, पेरिस जो COP21 हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, आपका COP21, ठीक, 2015 में। तो पेरिस कमिटमेंट जो थे, तो उसमें क्या होता है कि हर कंट्री 196 जिन्होंने इसको जो है अप्रूव किया था, रेटिफाई किया था, वो लोग अपने नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन भेजते हैं या फिर प्लेज भेजते हैं, ठीक है, प्रतिज्ञा भेजते हैं कि हम क्या क्या मतलब किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किस प्रकार से हम कार्बन का एमिशन कम कर रहे हैं, ठीक। तो अपने प्लेजेस बताते हैं। तो यहाँ पे एमिशन गैप रिपोर्ट जो कि UNEP निकालता है, ध्यान रखना, हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ ले, तो उसने बोला है कि जो भी कंट्रीज प्लेज कर रहे हैं ना इस समय, वो पूरे नहीं हैं। मतलब जो पेरिस कमिटमेंट में बोला गया था कि जब 2100 साल आएगा तब जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है इस एमिशन रिपोर्ट में 2022 वाले में कि ये जो प्लेजेस कर रहे हो ना, इसके हिसाब से तो भाई साहब जब सेंचुरी एंड होगी तो 2.4 से 2.6 डिग्री सेल्सियस जो है वार्मर रहेगा पूरा वर्ल्ड, ठीक, 1.5 वाले से कई ज़्यादा, ठीक। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है कि प्लेजेस बढ़ाओ, ठीक है। और UNEP निकालता है और इसको UNEP कोपेनहेगन क्लाइमेट सेंटर जो है मैनेज करता है एमिशन गैप रिपोर्ट को। और ये काफ़ी साइंटिफिकली, ये क्यों एमिशन गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों, हर चीज़ को समझो कि किसी चीज़ को आप कर रहे हो ना या फिर पढ़ रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ये है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये जो एमिशन गैप रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये साइंटिफिकली वैज्ञानिक अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ टाइमली एंड पॉलिसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। यानी कि आपको एक तो सही समय पे मिलती रहती है, समय समय पे मिलती रहती है, और दूसरी जो है नीति प्रासंगिक जानकारी है जो कि डिसीजन मेकर्स, ठीक, लोगों को पता होगा अच्छा भैया 2.4 2.6 तो हमें अपने प्लेजेस को बढ़ाना चाहिए। अभी हम उतना नहीं कर रहे हैं कि हम जो है क्लाइमेट चेंज को रोक पा रहे हैं एक जो है मतलब कंट्रोलेबल लेवल के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ जो है गाइडिंग द UNFCCC प्रोसेस जो हमारा चल रहा है, पेरिस एग्रीमेंट के जो कमिटमेंट चल रहे हैं वो पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। तो एमिशन गैप रिपोर्ट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये मैंने आपको टारगेट पहले बता दिया था। जो ये है मेंटेन करना चाहता है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत, पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये किया गया था, जो कि अभी तो भैया अधूरा सा लग रहा है, ठीक, ये नहीं हो पाएगा, ठीक। और ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो NDCs हैं, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, ये अभी जो चल रहा है ना वो सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर पाएंगे 1% से 2030 तक, ठीक। बल्कि होना चाहिए 45% तक रिडक्शन होना चाहिए अगर 2100 तक हमें जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेल्सियस तक रोकना है तो, ठीक। जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के, प्री इंडस्ट्रियल भाई टेम्परेचर किसी एक लेवल से ही तो हम नाप रहे होंगे ना कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमें कब कहाँ से मतलब किस लेवल से के ऊपर भाई इतना ही जाए, मतलब 10 है तो भाई 11.5 हो जाए। तो ये 10 कब किस वाले पीरियड में, तो ये प्री इंडस्ट्रियल पीरियड जो है ये 1850 से 1900 तक जो था उसको देखा जाता है, उसके एवरेज टेम्परेचर को देखा जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ है 45% रिडक्शन होना चाहिए, अभी सिर्फ 1% चल रहा है,
जो कि 1% कितना है, 0.5 गीगा टन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि काफ़ी कम है। इसी स्पीड से चलते रहे तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और देखिए, इसमें ये मत सोचो कि हमारे जी हम तो 2100 तक जिएंगे नहीं, तो हमें तो कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं सोच रखनी चाहिए। जो पीढ़ियाँ हैं, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो ख़त्म भी हो सकता है अगर सोच कर चलेंगे तो। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है वन नेशन वन ITR फॉर्म। ITR फॉर्म क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब कि आपकी जो इनकम है, ठीक, चाहे वो सैलरी से है या फिर आपका जो है कोई बिजनेस है या फिर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग से किराया वगैरह कमाते हो, या जैसे भी है, जो भी इनकम का सोर्स है, तो उसके हिसाब से वो सोर्स जो इनकम है, वो उस पर आपको सरकार को कुछ टैक्स देना होता है। तो टैक्स भरने के लिए जो है बहुत सारे फॉर्म होते हैं, 7 तरीके के फॉर्म है। सारी चीज़ें बताऊंगा अभी। अगर आप देखो, एक चीज़ कई लोग के मन में ये धारणा होती है कि जो लोग की इनकम कम है, 2.5 लाख से कम, तो उनको ITR भरने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप 2.5 लाख से कम भी है तो आपको नहीं कोई टैक्स वैक्स देना है, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन तब भी ITR फॉर्म भरिए। ठीक, तब भी फॉर्म भरना होता है। ठीक, और भैया जिनकी इनकम है उनको टैक्स जरूर भरना चाहिए। टैक्स नहीं दोगे तो सरकार को इनकम नहीं मिलेगी उनकी। भाई सरकार की इनकम क्या है, सरकार की रेवेन्यू जो है, सैलरी क्या है, हमारा टैक्स ही तो है, उसी पे तो सारा काम करता है वो। हमारा ही पैसा तो हमारे लिए जो है बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में पूल करके फिर हमारे लिए तो यूज़ करता है। ठीक, तो यहाँ पर एक CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है प्रत्यक्ष कर की। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं हो रही। वो तो भाई साहब वहाँ GST है, वो तो आप बिस्किट भी खरीद रहे हो ना, तो उसमें भी लग जा रहा है। ठीक, वो तो भूल ही जाओ, वो तो सरकार आपसे निकाल ही लेगी किसी न किसी तरीके से। तो हर आदमी टैक्स देता है, लेकिन GST जो है वो जो है उसको देना ही देना है, अब चाहे वो, और थोड़ा सा रेट्रोग्रेसिव भी होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि भैया वो एक समान रूप से, चाहे वो इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो चाहे सबसे गरीब आदमी हो, दोनों पे एक समान रूप से लगता है, जो कि ठीक बात नहीं है। खैर, डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या है कि जिसकी जितनी इनकम है उस हिसाब से उसको जो है अलग अलग टैक्सेशन स्लैब में रहता है और टैक्स देता है। तो यहाँ पर CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक प्रपोजल दिया है, प्रस्ताव दिया है कि हम एक सिंगल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म बनाएं सभी टैक्स पेयर्स के लिए। ठीक, टैक्स जो आपका ITR है, ये कई सारे फॉर्म है, 1 से लेके 7 तक। 7 को छोड़ दो, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट के लिए होता है। तो वो तो जो फॉर्म है वो लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट जो होते हैं, न्यास जिनको बोलते हैं हिंदी में, वो तो ITR 7 फॉर्म ही भरेंगे। ठीक, और ये जो प्रपोजल है CBDT के द्वारा कि एक फॉर्म बना दिया जाए, जो सभी बाकी जो लोग हैं इनको, NPO और ट्रस्ट को छोड़ के, वो सभी लोग इसके जरिए ही टैक्स रिटर्न भरें। नहीं तो ये मतलब प्रपोजल है, लेकिन जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है उसको ये कन्वीनियंस है कि कोई जरूरी नहीं कि वो नए ये जो कॉमन ITR फॉर्म है उसी का उपयोग करे। अभी जो ITR फॉर्म 1 और 4 जो चलते हैं उनका भी उपयोग कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रपोजल है कि ये कॉमन कर दिया जाए ITR 7 को छोड़कर, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट के लिए है। ठीक, प्रपोजल है कि आप कॉमन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो जो अभी चलता आया ITR 1 और 4 वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सैलरीड पर्सन के लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए है। ठीक है, ठीक। बाकी जो है और भी कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है। नए जो कॉमन फॉर्म आया है ना, ये जो निकालना है, इसमें इन्होंने एक सेपरेट डिस्क्लोजर इनकम का देने के लिए कहा है, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट से आप बना रहे हो। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या हुआ? क्रिप्टो करेंसी। याद आ रहा है ना? इस पे बोला गया ना सरकार ने कि भैया 10% टैक्स लगेगा अगर इससे ज़्यादा कमा रहे हो, जो भी है। ठीक, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट के भी इस फॉर्म में जो है आपको जानकारी देनी पड़ेगी, कितनी इनकम हुई, उस इनकम को जोड़कर जो है टैक्सेशन में स्लैब में जो भी आओगे तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे एम क्या क्या है भाई साहब? जो रिटर्न फाइलिंग है वो आसानी से हो जाए, समय जो है वो कम लगे। ठीक, ITR 7 को छोड़ के बाकी जो है लोग इस कॉमन या फिर ITR 1 और 4 जो अभी चलता है उसको भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, 7 तरीके के होते हैं, चलिए समझ लेते हैं। ITR 1 फॉर्म जो है उसको सहज बोलते हैं, ITR 4 फॉर्म जो है उसको सुगम बोलते हैं। ध्यान रखो, सहज ITR 1 है, सुगम ITR 4 है। ITR 1 जो है ये स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर के लिए होता है, ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 50 लाख से कम है। ठीक, सैलरी से इनकम है
वन हाउस प्रॉपर्टी से या फिर कोई और सोर्स है, ब्याज व्याज से है, तो उनको सहज फॉर्म भरना होता है अभी जो चल रहा है। ठीक है, अभी भी कर भी सकते हो या फिर कॉमन वाला भी यूज़ कर सकते हो। ITR 2 क्या कहता है कि अगर किसी की इनकम है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से, ठीक, किराए वराए पे चढ़ा रखा है। ITR 3 किसके लिए है? अगर किसी की जो इनकम है वो बिजनेस और प्रोफेशन से है, प्रॉफिट पे इनकम, तो ITR फॉर्म जो है 3 भरेगा। ITR 4 जिसको सुगम भी कहते हैं, वो सहज की तरह ही है। ठीक, सिंपल फॉर्म में अगर देखें, ये इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भरते हैं या फिर फॉर्म्स जिनका जो है इनकम, टोटल इनकम अप टू 50 लैक्स है बिजनेस और प्रोफेशन से। यहाँ पे सैलरी था, ब्याज था, यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन है, बस ये दोनों में फ़र्क है 1 और 4 में, ध्यान रखिएगा। 5 और 6 जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर बिजनेस के द्वारा भरा जाता है। 5वां LLP है, छठा बिजनेस के द्वारा भरा जाता है। ITR 7 ट्रस्ट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भरा जाता है। ठीक, अगला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। कोरोनल होल, यानी कि आपका देखिए जो एटमॉस्फेयर होता है ना सन का, इसको कोरोना बोला जाता है। ये आपको पता है? कोरोना वायरस के अलावा भी पहले भी कोरोना था, तो ये कोरोना और भी चीज़ें थी, कई लोग कोरोना बियर बताते हैं। तो ये कोरोना जो है ये एटमॉस्फेयर होता है सन का। तो इसमें एक कोरोनल होल एक फिनोमिनन देखा गया है। ये जो है आपका सन में, ऐसा नहीं कि यूनिक फिनोमिनन है, कभी देखा गया है करोड़ों सालों में, नहीं, ऐसा नहीं है, लगातार ये देखा जाता है कई बार। और इसको जो है साइंटिस्ट इस पे नज़र रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई साहब नज़र? वो इसलिए, पहले इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ, क्यों नज़र हम देख ही क्यों रहे हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए ना, आप कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ ही क्यों रहे हो, तो ये समझो। ठीक, तो यहाँ पर ये इस पर नज़र इसलिए रखा जाता है कि इन कोरोनल होल से, ठीक, कुछ जो है सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, सोलर मटेरियल जो है वो इजेक्ट होता है। ठीक, और ये जो है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट्स हैं कम्युनिकेशन वाली, उनको ये खराब कर सकता है, और हम कम्युनिकेशन जो भी सैटेलाइट से GPS ये सब चल रहा है ना, वो उपयोग नहीं कर पाओगे, वो खराब हो जाएगा। इसलिए इस पे हमें नज़र रखनी पड़ती है। तो ये क्या एप्लीकेशन है वो सबसे पहले समझ लो। आसान भाषा में देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे भैया आप बिल्कुल साइंटिस्ट बन जाओ। आपको उसका एप्लीकेशन सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्यों हम कर रहे हैं चीज़। बहुत नहीं चाहिए भैया सिविल सर्वेंट को करना क्या है, जो चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है उनका क्या एप्लीकेशन, क्या यूज़ है, क्या अनुप्रयोग है, उसको आपको जानना जरूरी है। ठीक, तो ये चीज़ है। ये रीजन कौन से होते हैं कोरोनल होल वाले? ये ऐसे रीजन होते हैं सन की सरफेस पे जहाँ पर फास्ट सोलर विंड जो है वो स्पेस में निकल के बाहर आती है। जैसे ये इसकी सतह है सन की, तो ये फास्ट सोलर विंड जो है यहाँ से बाहर निकलती है, और इसमें थोड़ा बहुत सोलर मटेरियल भी होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से ये डार्क दिखाई देते हैं, देख रहे हो? ठीक, कई लोगों ने सोशल मीडिया चल रहा था कि अरे सन का हंसता हुआ चेहरा दिखा है, देखिए यहाँ ये है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर डार्कर दिखता है क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इज़ ओपन टू इंटरप्लैनेटरी स्पेस। ठीक, यहाँ से सोलर मटेरियल बाहर निकलता है हाई स्पीड में सोलर विंड के साथ में। ये कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक भी रह सकता है, और ये यूनिक फिनोमिनन नहीं है। सन की एक साइकिल होती है, जैसे कि धरती जो है सन के इर्द गिर्द घूमती है या फिर रोटेट करती है, तो उसका एक साइकिल है ना। तो वैसे सन की भी अपनी साइकिल है, 11 साल की सोलर साइकिल। तो उसमें कई बार ये अपीयर होता है। ठीक, और कई बार ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी लॉन्ग हो सकता है जब सोलर मिनिमम होता है। दे कैन लास्ट मच लॉन्गर ड्यूरिंग सोलर मिनिमम। और सोलर मिनिमम क्या चीज़ है? सोलर मिनिमम वो समय होता है सन जब सब्सटेंशली डिमिनिश्ड होता है, जब एक्टिविटी जो सन पे है वो काफ़ी कम होती है, तो उस समय पे काफ़ी ज़्यादा दिखाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ टेम्परेचर जो कम होता है, इसीलिए डार्क ये दिखाई भी देते हैं। अब देखो इसका कारण क्या है, कारण आराम से समझिए। जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ एरिया वाले, यहाँ पर क्या है कि सोलर जो सन पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ निकली, ठीक, बाहर की तरफ हो गई और वापस लूप इन नहीं हुई। ठीक, तो ऐसे एरियाज में जो है कोरोनल जो सोलर मटेरियल है वो बाहर की तरफ फेंक जाता है, टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाता है, डार्कर दिखता है, तो कोरोनल होल बोला जाता है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ऐसे चलती है, ऐसे, ठीक, बाहर जाएगी फिर वापस लूप इन हो जाएगी, बाहर जाएगी वापस लूप इन हो जाएगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे हम जमीन पे हैं बार, तो हम कोई चुंबकीय वो है ना, उसकी वजह से तो हैं।
अगर ये ना हो, वापस हम ना रहे इस पर, जब कि ये शक्ति ना रहे, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल ना रहे, तो क्या होगा, हम तो भैया हवा में उड़ने लगेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पर जो सोलर मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वापस से नहीं लूप इन नहीं हो पाती है, इसलिए सोलर मटेरियल बाहर जाने लगता है। ठीक, और ऐसे एरियाज में जो है टेम्परेचर कम होता है, डार्क दिखता है। आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, ताकि आप बिल्कुल इसको जो है जितना ज़रूरी है चीज़ वो आप कर पाओ एग्ज़ाम में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है स्पेस एनवायरमेंटल को समझना, क्योंकि जब कभी ये जो है सोलर विंड के साथ में ये बाहर निकलता है मटेरियल, तो अर्थ के साथ इंटरेक्ट करता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। इसको हम लोग जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म भी बोलते हैं। ठीक, अलग से बोले जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है। तो जब कभी भी फास्ट सोलर विंड स्ट्रीम जो है टकराती हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो हम उसको जियोमेट्रिक स्टॉर्म बोलते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे सेटेलाइट हैं इसकी रेडिएशन में फंस के, और जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है, कम्युनिकेशन पूरा खराब भी हो सकता है। ठीक, तो इसलिए ज़रूरी है। समझ में आई ना चीज़ें सारी कि नहीं? चलिए अब इसमें जो है आज के MCQs देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो MCQ वाली PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। करंट अफेयर MCQ क्विज नाम से है, अलग से आके आप जो है उसको ढूंढ सकते हैं। वो वहाँ पे आपको ये PDF भी मिलेगी, साथ ही साथ वहाँ पे डेली हम लोग जनरल स्टडीज़ के अलग अलग सब्जेक्ट का जो है MCQs फ्री में रोज़ क्विज कराते हैं, और जो है करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसके अलावा। ठीक, तो वहाँ पे फ्री क्विज रोज़ होती है, आप लोग के लिए है, ये PDF भी आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये है, कोरोनल होल्स के संबंध में गलत कथनों का चयन करें। पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष के वातावरण को समझने के लिए कोरोनल होल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, अभी तो बताया। ठीक, और कोरोनल होल कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकता है, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया है, गलत पूछा गया। गलत कोई है ही है नहीं, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? डी आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई गलत नहीं है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमिशन गैप रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट UNEP रिलीज करता है, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट ने ये बोला है, फाउंड दैट द अपडेटेड प्लेजेस बाय द कंट्रीज आल्सो नोन एज द नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ओनली रिड्यूस द प्रोजेक्टेड एग्रीमेंट एमिशन बाई 1% बाई 2030। ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, सही पूछा गया है, तो दोनों सही है। बोथ 1 and 2। 1 and 2 किस वाले उसमें है? सी में है। ठीक, हो गया क्वेश्चन, सही आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जोजिला। तो जोजिला जो है श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से ठंडी सिंधु घाटी के राजस्थान से जोड़ने वाला एक दर्रा है। बिल्कुल सही है भाई साहब। ठीक, आपका श्रीनगर से लेह नेशनल हाईवे पे तो होता है ये। ऑपरेशन विजय एक हुआ था 1948 में, विच वॉज लॉन्च ऑन द आइसी हाइट्स ऑफ द जोजिला पास द गेटवे ऑफ लद्दाख। नहीं, ऑपरेशन बाइसन था, ना कि ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय किस लिए था बताइएगा कमेंट करके। ठीक, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही होने की वजह से 1 ओनली कौन से वाले ऑप्शन में? ए में, तो ए आंसर हो जाएगा आपको देख के ही। और तुरंत जो है गोला बनाया करिए, ठीक है, तुरंत वहाँ पे OMR शीट में फिल किया करिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइनोसोरस। तो IUCN रेड लिस्ट जो है इसको वनरेबल बोलता है। ठीक है, वनरेबल बोलता है। वन हॉर्न्ड जो है राइनोसोरस होगा यहाँ पर, वन हॉर्न राइनोसोरस। और जवान राइनोस ऑल्सो नोन एज सुंडा राइनोस और ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस। तो ऐसा है क्या? नहीं भैया, ग्रेटर वाला तो इंडियन है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे होगा लेसर, सुंडा वाला लेसर है, और जो सुमांतरन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखिएगा। खैर, यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है ऑप्शन, तो यहाँ पर करेक्ट ही पूछा गया, तो 1 ओनली यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इला रमेश भट्ट। उन्हें सौम्य क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल सही। 2007 में वह एल्डर्स में शामिल हो गई। मानव अधिकारों और शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला द्वारा स्थापित विश्व नेताओं का एक समूह है एल्डर्स। तो ये भी दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया है। जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, हमेशा जो है एक बार क्रॉस चेक करके करना है। और रोज ये जो है MCQ कराने का यही एक एम है, वन ऑफ द एम्स है कि आपको ये प्रक्रिया पूरी बार बार आ जाए, ताकि आप इस प्रक्रिया में आंसर्स जो है गलत ना करके आओ। ठीक,
तो इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट कोई है ही नहीं, जब है ही नहीं तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक, मैपिंग क्वेश्चन जो रोज हम लोग देते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि आप लोग मैपिंग करो। ठीक, रोज करो, कम से कम 10 मिनट रोज करो। उज्बेकिस्तान डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। उज्बेकिस्तान निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। बताओ बताओ कौन से देश के साथ में उज्बेकिस्तान सीमा साझा नहीं करता है? कुछ याद आ रहा है? ईरान के साथ नहीं करता है भाई। उज्बेकिस्तान की क्या है लोकेशन, चलिए देख लेते हैं। ये सारे देखिए यहाँ पर दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ईरान, इट इज़ बॉर्डर बाय द वेस्ट, ऐसे क्या पढ़ोगे? चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान से कर रहा है, इसकी कैपिटल ताशकेंट है। और जो है कल मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, उज्बेकिस्तान की कैपिटल को बताया। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं क्या बात है। ठीक, कमेंट करना चाहिए। कजाकिस्तान से टच करता है, तजिकिस्तान से टच करता है, किर्गिस्तान से टच करता है, तुर्कमेनिस्तान से टच करता है। 1 2 3 4 5 मतलब बीच में है ये। ईरान से टच नहीं करता, अफगानिस्तान से भी देखो टच कर रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। और चलिए कल का जो जीएस मेंस आंसर का क्वेश्चन था उसका एनालिसिस करते हैं, और आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आंसर जो लिखिए, इवैल्यूएशन मैं खुद कर दूंगा, पेड ग्रुप में करूंगा, आप लोग खुद भी आंसर जरूर लिखो। ठीक है, देखिए 3 नवंबर को क्वेश्चन पूछा गया था जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। 150 शब्दों में लिखना था। क्वेश्चन प्रश्न 90 था। राजद्रोह क्या है, इसे भारतीय संदर्भ में उदाहरण सही समझाइए। सॉल्यूशन आपको बताना है। ठीक, 1860 में आईपीसी में जो आया था, तो उसमें सेक्शन 124A के अंतर्गत सेडिशन को जो है ब्रिटिशर्स लाए थे, और ब्रिटिशर्स लाए थे जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसको, उस पर जो है अंकुश लगाने के लिए। सबसे पहले जो है जोगेश चंद्र बोस के ऊपर ये लगाया गया था। ठीक, 1899 में कॉमन प्रॉपर्टी लॉ था, कौन सा लॉ था, उसके अगेंस्ट क्रिटिसाइज करने की वजह से लाया गया था ये। ठीक, और इसके बाद जो है आप इसको बताओ कि भारत में फिर ये उसके बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी जो है ये हम अभी भी इसका उपयोग कर रहे हैं। और ये राजद्रोह होता है जब, जो आईपीसी की सेक्शन 124 में बोला गया है कि जब भी कोई व्यक्ति डिसअफेक्शन रखता है सरकार के खिलाफ, डिसलॉयल्टी रखेगा, वायलेंस इंसाइट करेगा, उकसाएगा, तो उसके खिलाफ जो है राजद्रोह का केस किया जा सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती है। तो यहाँ पर कई बार जो इंडियन कंटेक्स्ट में देखा गया है कि सरकार इसका जो है दुरुपयोग भी करती है। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दो तब भी जो है उसको देशद्रोह लगा देते हैं। ठीक, बल्कि ऐसा नहीं है, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, वो आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कहा भी गया है कि कोई भी फ्रेश जो है एफआईआर सेडिशन के केस में गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाई जाएगी। ठीक, और कई सारे जो केसेस हैं उनको यहाँ पे आपको कोर्ट करना पड़ेगा, बताया जाएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में बताया हुआ है कि जब कभी कोई उकसाए कि भैया वायलेंस करो, भैया जो है ये तोड़फोड़ मचाओ, तब सरकार के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट करे, तब आप खाली कह सकते हो सेडिशन। बाकी कोई एडवोकेसी कर रहा है, जैसे श्रेया सिंगल वाले केस में जिसमें 66A निकाला गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेसी अलग चीज़ है, वो बिल्कुल अलाउड है, और सेडिशन अलग चीज़ है, दोनों में डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। एडवोकेसी अलाउड है, एडवोकेसी सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये उकसात हो ना रहा कि जाओ सरकार ने नीतियाँ ठीक नहीं है, जाओ सरकार की जो है दफ्तरों पे, सरकारी अफसरों के ऊपर जो हमला बोल दो। अगर ऐसा कोई कर रहा तो देशद्रोह है, नहीं तो आप सरकारी नीतियों के खिलाफ बिल्कुल आलोचना कर सकते हो। डेमोक्रेसी का जो है आलोचना, जो है डिस्कशन, डिबेट और जो है डिसेंट, ये 3D जो है ये डेमोक्रेसी के जो है अभिन्न हिस्सा है। ठीक, तो ये आपको चीज़ें समझना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें आपको इस तरीके से रखना था। ठीक, पहला पार्ट है सेडिशन के बारे में बताओ, दूसरा पार्ट 10 मार्क्स का है, तो पहले पार्ट का मैं मानता हूँ 3 मार्क्स है, और दूसरा पार्ट जो है उसके 7 मार्क्स हैं। तो इसी प्रकार से आपको वर्ड लिमिट एलोकेशन करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट केसेस लिखोगे, आईपीसी जो लॉ आर्टिकल है वो लिखोगे। ठीक, और आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का 19 वाला, ठीक, क्योंकि फ्रीडम एक्सप्रेशन स्पीच भी तो है ना, तो ये सब लिखने पे आपको जो है मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। 7 नंबर का मुझे लगता है कि यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक, तो ये था कल का क्वेश्चन। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एनवायरमेंट इकोलॉजी संबंधित है, जीएस पेपर 3 4 नवंबर का 91 क्वेश्चन है, 91st क्वेश्चन है, 10 मार्क्स, 150 शब्दों का ही है। व्हाट इज एथनॉल ब्लेंडिंग, हाउ इट विल इम्पैक्ट अवर एनवायरमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी, डिस्कस करें। मैंने 4 पॉइंट जो बताए थे ना, याद आ रहे हैं?
अगर वो याद आ गए तो आसानी से कर पाओगे। एथेनॉल सम्मिश्रण क्या है, या हमारे पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा, विचार विमर्श करना या करिए। ठीक है, तो ये आंसर जो लिखेगा पेड ग्रुप में मैं खुद चेक करूंगा, जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में जो है वो खुद से लिख के आपस में चेक अपने जो है पीयर ग्रुप बनाओ। पीयर ग्रुप जो आप लोग बनाते हो ना दोस्तों, 3 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है चाय पे पार्टी चलती खाली, कुछ नहीं होता उसमें। तो 3 लोग बस डिस्कशन करो, इवेल्यूएट करो एक दूसरे के आंसर्स, ठीक, डिस्कशन करो खूब, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशन मैसेज देख लेते हैं। देखिए 1 दिसंबर से हमारा जो है नए पेड कोर्सेज चालू हो रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, तो उसके लिए आप लोग जानकारी ले सकते हो। नंबर एक ही है 9650347272। ठीक है, कोई भी जानकारी लेनी है यहाँ पे कांटेक्ट करें। कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। ठीक, कल भी था, आज भी है, ज़रूरी है कि आप इससे समझें। देखो एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, सबको पता है कि सही क्या है, जो इस पर काम करेगा वही जो है उसको सफल कर पाएगा। सही चीज़ जानकर सही चीज़ ना करना, सही चीज़ जानना तो ना जाने तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये वाली बात है। चलिए इसी के साथ में जो है आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मतलब पसंद आता है कुछ भी, और मोटिवेशन आप लोग मेरा भी थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हो, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। जो आंसर्स मैंने पूछे हैं कमेंट जरूर करिए। ठीक, और जो है आप लोग जो है लगातार इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता हाथ लगेगी। कर्तव्य करिए, सही डायरेक्शन में करिए। डायरेक्शन देने के लिए, काउंसलिंग मेंटरशिप करने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके साथ हमेशा जो है निरंतर लगे रहते हैं। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।